Assalamu alaikum learners. Today the topic is the summary of chapter 8 of Silas Marner. पिछले चैप्टर नंबर 7 में हमने यहाँ तक एंड किया था कि साइलस की जब रॉबरी हो गई थी तो ही वेंट टू द रेनबो इन टू टेल इट टू एवरीवन. वहाँ पे जाके उसने सबको बताया था. तो उन्होंने एंड में क्या डिसाइड किया था कि 2 कंपेनियंस साइलस के साथ जाएंगे. रात का वक्त था और बारिश भी हो रही थी और वो उसके साथ जाएंगे और जाकर उसके ये सारा इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसकी इस रॉबरी में चोर को ढूंढने में हेल्प करेंगे. और साइलस जो है वो रात के अंधेरे में अपने कंपेनियंस के साथ निकल पड़ा था. सो वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 नाउ. When Godfrey returned from Mrs. Osgood's party, all he was thinking about was Nancy and didn't give any thought to Dunsey or Wildfire. पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब जन से गायब हो चुका है. वाइल्ड फायर की सेलिंग के लिए वो गया था लेकिन उसके बाद से वो वापस नहीं आया. तो और गॉडफ्रे जो है उसको जाना था मिसेस ऑस्कुड की पार्टी में. तो जो है वहाँ से जब वो वापस आया तो वो अभी किसी चीज़ की टेंशन नहीं था ले रहा, किसी बारे में नहीं सोच रहा था. फिर ही वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट नैन्सी एंड द पार्टी. नेक्स्ट मॉर्निंग द रॉबरी वॉज द टॉक ऑफ द विलेज एंड गॉडफ्रे वॉज डिस्कसिंग इट टू. विजिटिंग स्टोन पिट्स. यानी कि जो रॉबरी की बात है वो अगली सुबह सारे गांव में फैल चुकी थी. सब लोग इस बार को डिस्कस कर रहे थे. गॉडफ्रे भी इसमें शामिल था इन्वेस्टिगेशन में. स्टोन पिट्स यानी कि साइलस के जो घर का एरिया है वहाँ सब लोग पहुंचे हुए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए. ऑल द एविडेंसेस वर वॉश्ड बाय रेन. द ओनली क्लू लेफ्ट वॉज ए टिंडर बॉक्स फाउंड ऑपोजिट टू विलेज विद द फिलेंट एंड स्टील. अब सारे एविडेंसेस जो है वो रेन की वजह से, बारिश की वजह से सारे मिट चुके थे. तो एक जो चीज़ मिली थी, क्लू था, वो एक टिंडर बॉक्स था जो कि जो है फ्लिंट एंड स्टील के साथ मिला. उस ज़माने में टिंडर बॉक्स जो फ्लिंट एंड स्टील होते थे वो आग जलाने के लिए यूज़ होते थे. जैसे आजकल माचिस होती है, उस टाइम जो है वो फ्लिंट एंड स्टील होता था. Most of the people were against Marner, giving their opinions that he himself had created this story. क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मार्नर का इतनी कोई अच्छी रेपुटेशन विलेज में नहीं थी क्योंकि he remained isolated for most of the time. तो लोगों ने उससे खुद ही से ख्यालात उसके बारे में बनाए हुए थे. तो उन्होंने कहा कि शायद ये इसलिए बहुत से लोग जो उसको एंटी थे उसके, वो कहते हैं उन्होंने खुद से ये स्टोरी बनाई है मार्नर ने ताकि अटेंशन लोगों की मिल सके. मिस्टर मेसी दो सपोर्टेड मार्नर. मिस्टर मेसी ने कहा कि ये अच्छा इंसान है. Mr. Tukey against Marner considered tinderbox a very useless thing to set constables after. मिस्टर टूकी जो है वो माना के अगेंस्ट थे, इसलिए उन्होंने कहा कि क्यों हम लोग जो है सारे टाउन को और जो कांस्टेबल्स हैं उनको एक टिंडर बॉक्स के क्लू के पीछे जो है लगा दिया है हमने, और मार्नर को इतनी अटेंशन क्यों मिल रही कि उसकी रॉबरी को इतना ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है. इन रेनबो अंडर मिस्टर क्रैकन Squire Cass and other parishioners, the discussion was happening. जो जितने भी सारे बड़े थे गांव के वो जमा हुए थे रेनबो इन में और डिस्कशन हो रही थी. Mr. Snell, being a deputy constable, said he had seen a peddler with a tinder box with disturbing looks and conversation. मिस्टर स्नेल ने कहा कि उन्होंने एक पेडलर को देखा है कि उसके पास ये टिंडर बॉक्स था और उसकी जो हुलिया था वो भी थोड़ा अजीब सा ही था और वो बातों का तरीका भी उसका थोड़ा अजीब सा था, यानी ही वॉज अ फॉरनर. मिस्टर क्रैकनथॉर्प आस्क्ड अबाउट हिज वेयरिंग ऑफ इयररिंग्स. मिस्टर क्रैकनथॉर्प ने कहा कि क्या वो पेडलर इयररिंग्स पहनता था. तो मिस्टर स्नेल सजेस्टेड दैट इफ ही यूज्ड टू सेल इट ही माइट हैव वॉर्न देम टू. अगर वो बेचता था इयररिंग्स तो शायद वो पहनता भी था इसलिए. एंड His customers should be asked about the earrings. यानी कि जिन्होंने उससे जो जो चीज़ खरीदी है उनसे पूछते हैं कि वो earrings पहनता था कि नहीं. Everyone agreed on the earrings. Later on, the things people bought from him were examined. Earrings सबने जो है जिस चीज़ से पूछा गया सबने इस बात पे राजी होकर एग्री किया कि हाँ वो पहनता था earrings. फिर उसके बाद जो चीज़ें लोगों ने उससे खरीदी उनको एग्जामिन किया गया. But when asked from Marner, they all became disappointed because Marner only saw the peddler keeping the door ajar and didn't buy anything from him. सब ने कहा कि अब हम मार्नर से पूछते हैं कि तुम्हें कुछ उस पेडलर के बारे में पता है. तो वहाँ पे बात जो है ख़त्म हो गई क्योंकि मार्नर ने कहा कि नहीं, मैंने तो उससे कभी कोई बात नहीं की, बस वो मेरे घर जब आया था तो मैंने आधा सा दरवाज़ा खोला था और उससे कुछ ख़रीदा भी नहीं था. तो यानी कि पेडलर पे तो शक नहीं जा सकता. But then people considered him a crazy person and that he might have analyzed him that he was a miser. तो लोगों ने कहा कि हो सकता है कि पेडलर को पता चल गया हो कि मार्नर जो है वो माइजर किस्म का इंसान है, यानी कि उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे.
as these people were also believed to be murderers and so very clever. यानी कि इस तरह के जो पेडलर लोग होते हैं ये उनको वो देखते पहचान जाते हैं कि अगला इंसान किस किस्म का है, और ज़्यादातर मशहूर है इनके बारे में कि ये लोग मर्डरर्स भी होते हैं और बहुत चालाक होते हैं. Godfrey didn't support the idea of the peddler being the robber and considered it lightly. Godfrey ने कहा कि पेडलर का कोई जो है ना इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए हमें. But people thought it as a talk of the youth and nobody wanted to go against Mr. Snell. गाँव में क्योंकि ये बात फैल चुकी थी और मिस्टर स्नेल ने खुद ये कहा था तो कोई इस बारे में अगेंस्ट नहीं जाना चाहता था और सब राजी थे पेडलर पर ही. They thought that to throw cold water in this situation, Godfrey was going to Tarley as they saw him going towards there. लोगों ने कहा कि शायद गॉडफ्रे इस बात को इग्नोर करना चाह रहा है और वो इंटरेस्टेड भी नहीं है, इसलिए वो टार्ले जा रहा है इस बात को ख़त्म करने के लिए. But instead he was going to Betherley, as he was now more worried about Dunstan and his horse and considered himself a fool for trusting his horse on Dunstan. लेकिन असल में वो बेदरले जा रहा था क्योंकि अब उसे अपनी टेंशन जो है सवार हो गई थी और उसको याद आ गया कि मुझे डंस्टन की भी खबर लेनी चाहिए. तो क्योंकि और उसने कहा कि मैं बेवकूफ़ था कि मैंने डंस्टन पे भरोसा किया हॉर्स को बेचने के लिए. He heard his footsteps of a horse and saw a head rising along the corner of the road. अब वो जब रास्ते में जा रहा था तो उसने देखा कि फुटस्टेप्स की कोई आवाज़ आ रही है और एक जो है उसे टोपी भी दूर से नज़र आ रही है. He saw that it was not Dunstan but Bryce. उसे पहले लगा शायद डंस्टन आ गया लेकिन उसने देखा कि ब्राइस आ रहा था. Bryce met him and told him about Dunstan's incident with the horse, that he killed the horse by staking him before a ditch, and he was doubtful about wildfire being given to him by Godfrey himself. Bryce ने उसे सारा बताया कि हंट पे क्या हुआ था कि उसकी वजह डंस्टन ने घोड़े को मार दिया क्योंकि उसने जो है उसे गड्ढे में गिरा दिया था. Godfrey became very angry as he had made a very big mistake to rely on Dunstan. With the end of this meeting, Godfrey rode along and imagined his scenes of confessing to his father that he should confess it before Dunstan comes and tell his father, and if Molly would come, he would be in great danger. अब जो है सब कुछ ख़त्म हो चुका था, पैसे वो अपने फादर को दे नहीं सकता था क्योंकि वाइल्ड फायर मर चुका था और डंस्टन का भी कुछ अच्छा पता नहीं था. तो वो रास्ते में सोचा था कि मैं खुद ही जाकर अपने फादर को सारे हालात बता दूं कि पैसे मेरे पास नहीं हैं, और वो घबरा रहा था क्योंकि डंस्टन भी वापस आ जाएगा तो वो इससे बेहतर है कन्फेस करे तो बेहतर है कि मैं पहले ही कन्फेस कर दूँ. और अगर मॉली भी किसी दिन आ गई और अपनी हकीकत उसने बता दी तो डंस्टन तो गॉडफ्रे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाएगा. All day Godfrey thought about it with some fluctuations and rehearsed about it. सारा दिन वो सोचता रहा कि वो अपने फादर से कैसे डिस्कस करेगा और उसकी प्रैक्टिस भी करता रहा. He placed wildfire stories at first to serve as an introduction and to prepare Sky for bigger news. बाद में वो पहले उस wildfire का बताएगा फिर उसे असली बात बताएगा Sky को. He thought how he would convince that he was pressurized by Dunstan and he knew about his father's nature, that he let his arrears cross their limits under him. And then things go out of control and he take measures that are very hard and had fits of unrelentingness. फिर उसने कहा कि उसको अपने फादर के नेचर का पता है कि किस तरह से वो पहले अपने जो लोग उसके अंडर हैं उनको ढील दे देता है और फिर जब हालात ख़राब हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स लेता है. Godfrey knew all this, so he decided to tell about his marriage too. उसने कहा कि अब जब सब कुछ सामने आना है तो मैं अपनी शादी का भी बता दूँ. With all these thinkings and rehearsals, he went to sleep, but all his thinking vanished when he woke up, and he thought that if Dunstan didn't come back for a few days, everything would fade away on its own. गॉडफ्रे की हमने करेक्टर स्केच में भी पढ़ा जो मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे भी दिया हुआ है कि जो है वो उसकी आदत थी कि पहले वो बहुत ज़्यादा सोचता था हर एक चीज़ का. यानी कि सबसे बड़ी बात यह कि वो इनडिसाइसिव था. पहले वो सोचता था कि मैं ऐसा करूँगा बट एट द सेम टाइम कुछ देर बाद वो ये डिसीजन को कैंसिल कर देता था और वो कोई भी सही से प्रैक्टिकल डिसीजन या अमली तौर पे कुछ कर ही नहीं पाता था. वो इसी तरह से जब वो ये सब सोच के सोया और सोकर उठा तो उसने सब कुछ का कैंसिल कर दिया कि मैं कुछ कन्फेस नहीं करूँगा, कुछ नहीं बताऊँगा. और उसने कहा कि अगर डन से वापस नहीं आता कुछ दिनों में तो फिर खुद ही बात टल जाएगी, तो मुझे कुछ कन्फेस करने की ज़रूरत नहीं है. So this was his character too. So overall, this was the summary of chapter number 8. So stay tuned on. Hope you liked the video and give it a thumbs up and subscribe my channel. Also stay tuned on this channel for all the summaries of all the chapters of Silas Marner.